अब हम अपने दूसरी रेमेडियल मेथड की तरफ मूव करेंगे, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल केस को रिप्रेजेंट करती है कि वो ये वाला जो हमारा सेकंड रेमेडियल मेथड है, या सेकंड केस जो है, ये बेसिकली रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक डाटा में जो है हमें जिन प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करना पड़ता है, ये उस चीज़ को शो करता है। ठीक है, व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर इज अननोन। ठीक है, कि जब हमें एरर टर्म की एग्जैक्ट वेरिएंस के बारे में ना पता हो, क्योंकि अगर रियलिटी में बात करें, रियल वर्ल्ड की बात करें, तो हमें जो है वो एरर टर्म की ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ हमें एरर टर्म की जो है वो एग्जैक्ट वेरिएंस के बारे में पता नहीं होता, कि हमें अपने डाटा की एक एक ऑब्जर्वेशन की जो है वो एरर टर्म की एग्जैक्ट वेरिएंस के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, तो जबकि हमारे पास सिग्मा आई स्क्वायर जो है वो, अब कंडीशन ये है कि हमें सिग्मा आई स्क्वायर के बारे में नहीं पता, हमें हर ऑब्जर्वेशन की एरर टर्म की वेरिएंस के बारे में नहीं पता। तो इस केस में जो है वो हम वेटेड लीस्ट स्क्वायर का मेथड जो है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें फिर दूसरी अप्रोच को यूज करना पड़ता है, और दूसरी अप्रोच जो है वो, उसका नाम है जी वाइट्स हेटेरोस्किडास्टिसिटी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड एरर्स। ठीक है, अब बेसिकली ये मेथड जो है वो बेस करता है, इस पे हम जो है वो स्टैंडर्ड एरर्स को करेक्ट किया जाता है। इसमें डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती, इसमें स्टैंडर्ड एरर्स पे जो है वो फोकस किया जाता है, उनके करेक्शन पे काम किया जाता है। तो ये मेथड जो था वो बेसिकली डेवलप किया था इकोनोमेट्रिशियन एल्बर्ट वाइट ने। ठीक है, इसलिए जी इसे वाइट हेटेरोस्किडास्टिसिटी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड एरर्स टेस्ट कहा जाता है, या रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स कहा जाता है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, इस मेथड के बिहाइंड जो है वो बेसिकली जो आइडिया एग्जिस्ट करता है वो वेटेड लीस्ट स्क्वायर के आइडिया से जो है वो टोटली डिफरेंट है। अब बेसिकली इस मेथड में जो है वो रिग्रेशन मॉडल के जो है वो कोफिशिएंट को चेंज करने के बजाय, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बजाय जो है वो हम ओएलएस के कोफिशिएंट को जो है वो एग्जैक्ट सेम रखते हैं। ठीक है, हम ओएलएस के कोफिशिएंट को जो है वो एग्जैक्ट सेम रखते हैं। अब यहाँ पे फर्क कहाँ पे आता है, यहाँ फर्क आता है उस तरीके में जिस तरीके से हम वेरिएंस को और कोफिशिएंट के स्टैंडर्ड एरर्स को एस्टिमेट करते थे, उस तरीके में चेंज आता है। ठीक है, ये जिस तरीके से हम कोफिशिएंट्स को एस्टिमेट कर रहे थे, ठीक है, कोफिशिएंट के स्टैंडर्ड एरर्स को एस्टिमेट कर रहे थे, वेरिएंस को एस्टिमेट कर रहे थे, तो उस तरीके में चेंज आता है। ठीक है, कि अगर हम बात करें कि हम ओएलएस को ही रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टिमेट करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन हम स्टैंडर्ड एरर्स को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो हेटेरोस्किडास्टिसिटी की प्रेजेंस में भी जो है वो वैलिड। ठीक है, ये वाला मेथड जो है वो तब बहुत ज़्यादा यूजफुल, ये बहुत मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये वाला मेथड जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम अपने हम जो है वो अपनी करेक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म कर सकें, और अपने मॉडल में जो है वो बगैर कोई चेंजेस लाए, अपने मॉडल को ट्रांसफॉर्म किए बगैर अपनी मॉडल की करेक्ट जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म कर सके। तो वाइट, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि क्या है इस जो है वो वाइट मेथड का बेसिक आइडिया, कि क्या कहते हैं कि इस मेथड में जो है वो रिग्रेशन मॉडल को ट्रांसफॉर्म किए बगैर, रिग्रेशन कोफिशिएंट को जो है वो चेंज किए बगैर, जो वाइट टेस्ट है वो प्रपोज करता है कि हम अपनी एस्टिमेटेड वेरिएंस को और हम अपने स्टैंडर्ड एरर्स को एडजस्ट करें, ताकि हमारा जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो वैलिड हो सके, ताकि हम अपने ओएलएस के कोफिशिएंट को ही यूज करें, लेकिन इसमें चेंज करना है अपने
करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाइट मेथड का एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये एसिम्पटोटिकली वैलिड होता है, ठीक है। अब एसिम्पटोटिकली वैलिड होने का मतलब ये है कि ये तब बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है जब हमारा सैंपल का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत बड़ा साइज़ है हमारे सैंपल का। तो इसलिए इस मेथड को जो है वो मॉडर्न इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये वाला मेथड जो है वो किस तरह से जो है वो हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को अफेक्ट करता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे ये है कि जब हम रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स जो है वो यूज़ करते हैं या वाइड्स करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज़ करते हैं, तो ये वाले जो रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं वो अक्सर लार्ज होते हैं हमारे ओएलएस के स्टैंडर्ड एरर्स से, ठीक है। और जब हमारे स्टैंडर्ड एरर्स इंक्रीज करते हैं तो हमारी टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है, वो छोटी हो जाती है। तो क्योंकि टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है कि जी कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इट्स स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इट्स स्टैंडर्ड एरर। तो जब हम क्या कहते हैं जब अगर यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में भी जो है टोटली डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि जब हम हेट्रोसिटास्टिसिटी की प्रेजेंस में जो है वो ओएलएस को जो है वो यूज़ कर रहे थे, तो तब अगर जो कोएफिशिएंट जो थे वो सिग्निफिकेंट शो हो रहे थे, और अब अगर अब हम वाइड्स करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज़ करके जो है वो जो है वो टी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब वो वाले जो एस्टिमेट्स जो पहले वो वाले वेरिएबल जो पहले सिग्निफिकेंट शो हो रहे थे ओएलएस को यूज़ करके, अब वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे जब हम रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स को जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अब यहाँ पे जो है हम एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि इस टेबल में जो है वो हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, इनकम का और एजुकेशन का, ठीक है। ये जी हमारी टी जो है वो ओएलएस के रिजल्ट को शो कर रहा है। ये टी वैल्यू है जी इनकम के लिए और एजुकेशन के लिए, ठीक है। जब हमने अपने स्टैंडर्ड एरर्स को करेक्ट नहीं किया था, ठीक है, हमने वाइड्स करेक्शन नहीं यूज़ की थी, हमने रॉबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स को यूज़ नहीं किया था, तो तब हमारी टी की वैल्यू जो थी वो ग्रेटर देन 2 थी, ठीक है। और दोनों जो थे वो 5% लेवल पर सिग्निफिकेंट थे। लेकिन जब हमने रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स को यूज़ किया, तो हमारी टी की वैल्यू जो थी वो बिलो 2 हो गई, मतलब फॉल कर गई, 2 से कम हो गई। तो वो वेरिएबल जो पहले स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट थे 5% पे, अब वो ऑटोमेटिकली जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो गए, जो शो कर रहा है कि क्या कहते हैं कि हेट्रोसिटास्टिसिटी जो है वो ये एग्जांपल क्लियरली शो कर रही है कि किस तरह हेट्रोसिटास्टिसिटी हमारे कंक्लूजन्स को जो है वो अफेक्ट करती है। तो अगर हम हेट्रोसिटास्टिसिटी के प्रॉब्लम को टोटली इग्नोर कर दें, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हम इनकरेक्ट कंक्लूजन्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। कि हम एक ऐसे वेरिएबल को इम्पॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं जो रियलिटी में इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए जो है वो अब यहाँ पे इस चीज़ को नोट करना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं वो हमेशा जो है वो ओएलएस के स्टैंडर्ड एरर से लार्ज नहीं होते, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, ठीक है, जिनमें ये स्मॉल हो जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है डाटा के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो आप इस जो है वो रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं वो ओएलएस के स्टैंडर्ड एरर से लार्ज होंगे या स्मॉल होंगे, इस बिहेवियर को जो है इस इफेक्ट को है जो है वो आप एडवांस में प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो है वो रिकमेंड यही किया जाता है कि क्या कहते हैं कि आप जो है वो पहले ओएलएस को यूज़ करके अपना जो है वो एस्टिमेशन करें और देन रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स को यूज़ करके जो है
वो ओएलएस जो है वो रिग्रेशन रन कर रहे और फिर आप क्या कहते हैं अपने रिजल्ट्स में डिफरेंस देखें, ताकि आपको समझ आ सके कि क्या कहते हैं कि किस तरह से हेटेरोस्केडास्टिसिटी का जो प्रॉब्लम है आपके जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को अफेक्ट करता है। तो क्या कहते हैं बेसिकली, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स में जो है वो ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि रिसर्चर्स जो हैं जब वो रिग्रेशन को रन करते हैं तो वो हमेशा जो है वो अपने रिजल्ट्स को जो है वो रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स को यूज़ करके वो पहले चेक कर लें, ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनके रिग्रेशन के रिजल्ट्स रिलायबल हैं या नहीं है, और फिर वो अपने ओएलएस के रिजल्ट्स को और रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स को यूज़ किए गए ओएलएस के रिजल्ट्स को जो है वो कंपेयर करें और देन वो डिटरमिन करें कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम जो है वो उनके डाटा को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह से जो है वो फिर देन वो जो है वो इस टेक्निक को यूज़ करके जो है वो अपने डाटा को जो वो रिलायबल कंक्लूजन्स की तरफ जो है वो पहुंच सकते हैं। तो ये थी जी आपकी सेकंड अप्रोच की डिटेल डिस्कशन, जिसमें हमने देखा कि अगर हमें एरर टर्म की वेरिएंस या सिग्मा स्क्वायर्ड आई की वैल्यू अगर हमें ना पता हो तो फिर हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है।